अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? ठीक हो? तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन बेटा टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। तो बेटा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है ये समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो हमारे टॉपिक का नाम जो है वो है फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। तो बेटा इस टॉपिक में अक्सर डाउट्स होते हैं। दरअसल ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो आज क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा मैं जैसा कि आपको पता है मैं अक्सर अपने टॉपिक जो होते हैं उनको एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। तो यहाँ एज़ यूजुअल मैं आपको पहले चंद एक एग्जाम्पल्स देना चाहता हूँ। तो देखिए, जब हम ग्राउंड पे जब कोई बॉल होती है तो हम उसको फोर्स अप्लाई करते हैं या हिट करते हैं उस बॉल को, तो वो बॉल थोड़ी दूर जाके कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाती है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से की नज़र से देखें तो बॉल तभी रुकती है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। अदरवाइज बॉल कैन नॉट सिट ऑफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो बेटा ये जो बॉल रुकती है इसके पीछे जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसको मैं फिलहाल नेचर का बेसिक फोर्स कहूँगा, फंडामेंटल नहीं। डोंट रिमेंबर कि ये फंडामेंटल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स फंडामेंटल तो नहीं होता है, लेकिन नेचर में एक हिडन फोर्स होता है जो उस बॉल को उसकी मोशन को काटता है, उसको सिट ऑफ करता है। तो पहली एग्जांपल ये। दूसरी एग्जांपल आप सुनिए। दूसरे एग्जांपल में आपने कभी आइस पे वॉक करने की या मूव करने की कोशिश की होगी, मैंने भी की है। तो जब हम आइस पे वॉक करने की कोशिश करते हैं तो बेटा हम गिर जाते हैं या हम कहें कि वहाँ पर स्किडिंग होती है। तो हम अपनी जो मोशन है उसको स्टेबल नहीं रख पाते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो आइस पे जो फ्रिक्शन होता है वो उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो उसकी वजह से हम उस पे वॉक कंफर्टेबली नहीं कर सकते। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि अगर एक तरफ पहले एग्जांपल में फ्रिक्शन हमारी मोशन को काटता है, हमारी एनर्जी को काटता है। दूसरी तरफ आइस पे आप देखते हैं कि फ्रिक्शन ना होने की वजह से मोशन डिफिकल्ट हो जाती है। तो फ्रिक्शन मोशन को अगर एक ऑन वन हैंड इफ इट अपोजेस द मोशन, ऑन द अदर हैंड इफ इट हेल्प्स ए बॉडी इन मूविंग, ये बॉडी को मूव करने में उसकी हेल्प भी करता है। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, जैसा कि हम सुनते आए हैं कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। तो तीसरी एक एग्जांपल, जब कोई बॉडी किसी हॉरिजॉन्टल कर्व्ड सरफेस पे मूव करती है, जब कोई बॉडी किसी हॉरिजॉन्टल कर्व्ड सरफेस पे मूव करती है, सपोज ये हमारा कोई कर्व्ड ट्रैक है तो बॉडी इस पे मूव कर रही है। बेटा आपने ऑब्जर्व किया है कि ये जो बॉडी है इसकी एक लिमिटिंग वेलोसिटी होती है। अगर ये अपनी वेलोसिटी को उस वेलोसिटी से इंक्रीज करे तो ये जो बॉडी होती है, ये जो गाड़ी होती है, ये रोड से इस ट्रैक से जुदा हो जाती है, यानी कि ये इसकी स्किडिंग हो जाती है, ये ट्रैक से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इन सारे सवालों के जवाब हमारा आज का टॉपिक फ्रिक्शन देगा। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है हम ये वीडियो नंबर 2 या 3 में देखेंगे। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक में मूव करती है तो बेटा मान लीजिए ये कोई बॉडी है या आप कार कह सकते हो, यहाँ पर ये सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहे हैं। तो बेटा
यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो एज ए सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करता है। सेंट्रिपिटल फोर्स आपने मेरा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन में वो वीडियो देखा होगा, हमने उसमें आपको पता है कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है ये किसी बॉडी को सर्कुलर ट्रैक में रखने के लिए उसकी मदद करता है। इसकी डायरेक्शन जो होती है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ट्रैक होती है। तो यहाँ पर जो सेंट्रिपिटल फोर्स गाड़ी को चाहिए होता है सर्कुलर ट्रैक मेंटेन करने के लिए, वो दरअसल फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है बेटा वो इस बॉडी को सर्कुलर ट्रैक में रखता है। तो हम यहाँ F लिख सकते हैं, यानी ये जो फोर्स है ये एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है। तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए इनको मेंशन करना होता है। तो अब हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन पे आते हैं। बेटा जो फ्रिक्शन की डेफिनेशन है ये हालांकि डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि अपोजिट फोर्स होता है, लेकिन बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमेशा अपोजिंग फोर्स नहीं होता है। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन पे आते हैं बेटा। Frictional force is an opposing force that comes into play when a body moves or tends to move over the surface of another body। ये जो फ्रिक्शन होता है ये तब एग्जिस्ट होता है जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे या जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है। यहाँ हमने लिखा और टेंड्स टू मूव, यानी मूव कर, जरूरी नहीं है कि मूव करे, कोशिश करते हैं मूव करने के लिए। जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस पे मूव करने की कोशिश करती है या एक्चुअली मूव करती है तो वहाँ पर एक अपोजिट फोर्स एक्ट होता है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। बेटा अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। ये जो फ्रिक्शन होता है ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है। जो हम जिस बॉडी को हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसको मूव करवाने के लिए, तो उस अप्लाइड फोर्स के ये अपोजिट होता है। दूसरी बात, ये जो फ्रिक्शन होता है इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। पहले एक फिगर यहाँ बना रहा हूं मैं, आप मान लीजिए ये कोई सरफेस है। सरफेस मीन्स it can be a table, it can be ground, it can be a road। तो यहाँ कोई सरफेस है, यहाँ पर एक बॉडी है तो जिसका मास m है। दिस इज द अप्लाइड फोर्स जो बॉडी को मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। बेटा बॉडी ऑन ए सरफेस, ये बॉडी जो है इस फोर्स से मूव करना, हम चाहते हैं कि ये बॉडी मूव करे, सो उसके लिए हमें फोर्स अप्लाई करना होता है। तो फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन जो होगा वो अलोंग द कांटेक्ट सरफेस एग्जिस्ट होगा, अलोंग द कांटेक्ट सरफेस, और अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगा। तो कांटेक्ट सरफेस हमारी ये है बेटा, दिस इज द कांटेक्ट सरफेस, इसको हम लिखें कांटेक्ट सरफेस, contact surface। So friction will be in this direction। बेटा अगर हम इसको FR से डिनोट करें तो फ्रिक्शन जो है along the contact surface and in the opposite direction of applied force exist होगा। So यहाँ पर मैं लिखूं जो फ्रिक्शन होता है बेटा acts opposite to the applied force। फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट में एक्ट करता है और
it is always parallel to the contact surfaces. It is एक और बात, it is always parallel to the contact surfaces या surface. So बेटा हमने थोड़ा बहुत तो अब तक पढ़ा है फ्रिक्शन के बारे में. फ्रिक्शन जो है ये एक अपोजिंग फोर्स है, तो ये अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में अप्लाई होता है, और जो होता है ये जो कंटैक्ट सरफेस होते हैं उसके पैरेलल एक्ट करता है, यानी कि इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन. सपोज ये हमारी सरफेस है, तो फ्रिक्शन ऐसे है, ये किसी और डायरेक्शन में नहीं है. इस डायरेक्शन को हम टेंजेंशियल डायरेक्शन कहते हैं. तो इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन भी आप याद रख सकते हो. इसके बारे में बेटा अब अभी और भी पढ़ना है हमें. तो पहले हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पे आते हैं. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. तो बेटा हमारे पास जो मेन फ्रिक्शन है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एक तो है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. अक्सर स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में डाउट्स रहते हैं, कहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट होगा, कहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट होता है. तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में सारे जो आपके क्वेश्चंस है उनका आंसर आपको मिलेगा. तो यहाँ पर दो फ्रिक्शंस होते हैं. एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे हम एफ से डिनोट करेंगे, और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसे हम एफ के से डिनोट करेंगे. तो बेटा याद रखें, एफ एस मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एफ के मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन. तो चलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को डिस्कस करते हैं. बेटा यहाँ पर ये डायग्राम फिर से मैं बना रहा हूँ. दिस इज अवर सरफेस एंड दिस इज द बॉडी, या बॉडी को हम थोड़ा बड़ा लेते हैं, बहुत बड़ी बॉडी. दिस इज द कंटैक्ट सरफेस एंड दिस इज द बॉडी, एंड दिस इज अप्लाइड फोर्स. दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके, दिस इज कंटैक्ट सरफेस. यहाँ पर दिस इज बॉडी. ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन तब एग्जिस्ट होता है जब हम किसी बॉडी को मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन वो बॉडी मूव नहीं करती. यहाँ पर एक बहुत बड़ी बॉडी है, मैं इसको मूव कर रहा हूँ, मैं उसको मूव करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ. तो मुझे क्या करना होगा, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मूव करे तो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन ये मूव नहीं कर रहे. ये मूव क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट हो रहा है. पहले फ्रिक्शन एग्जिस्ट हो रहा है, अब ये स्पेशल फ्रिक्शन है, इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. तो ये इसलिए मूव नहीं करते हैं क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इसको मूव करने नहीं देता है. ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फोर्स को इंक्रीज करूंगा. मैं चाहूंगा कि ये बॉडी मूव करे, मैं अब फोर्स को इंक्रीज कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये बॉडी मूव नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने जब अप्लाइड फोर्स इंक्रीज किया तो बॉडी ने, तो कंटैक्ट सरफेस ने, जहां पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी. मैं फोर्स इंक्रीज कर रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा और बॉडी मूव नहीं होगी. बेटा ये जो ऑब्जर्वेशन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई की हुई ऑब्जर्वेशंस है. हम सिर्फ आपको बता रहे हैं ऑब्जर्वेशंस के बारे में. तो मैंने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी नहीं मूव की. मैं फोर्स इंक्रीज कर रहा हूँ, बॉडी फिर भी नहीं मूव कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन
मेरे फोर्स को काट रहा है, वो बॉडी को मूव नहीं करने देता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने किसी दोस्त को बोलता हूँ मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो, तो हम दोनों अब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमारी जो फोर्स की वैल्यू है ये इंक्रीज होती जाती है। तो एक स्टेज ऐसा होता है जब बॉडी मूव करने लगती है। तो इन ऑब्जर्वेशंस को हम यहाँ लिखें और फिर आपको इनके बारे में बताएं। पहले आप याद रखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन को डिफाइन करने से पहले बेटा फ्रिक्शन तब एग्जिस्ट होता है जब अप्लाइड फोर्स लगता है। अप्लाइड फोर्स लगने के बगैर फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं होता है। आप मान लीजिए एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे, तो रेस्ट में कोई फोर्स नहीं, कोई मोशन नहीं, तो वहां पर फ्रिक्शन नहीं होगा। कोई बताए कि फ्रिक्शन होगा? नहीं, वहां पर फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन कब होता है? जब फोर्स अप्लाई होता है। अब फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी मूव करे या न करे वो दूसरी बात है, लेकिन फ्रिक्शन तब एग्जिस्ट होगा जब फोर्स अप्लाई होगा। सो पहले मैं लिखूं डेफिनेशन से पहले, if there is no applied force, there is no friction. No applied force, no friction. ये आप याद रखिए, फोर्स नहीं तो फ्रिक्शन नहीं। फोर्स अप्लाई किया, फ्रिक्शन एग्जिस्ट हो गया। तो मैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में आपसे बात कर रहा था। स्टैटिक फ्रिक्शन तब एग्जिस्ट होता है जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी मूव नहीं करती। सो लेट्स राइट इट डाउन। स्टैटिक फ्रिक्शन, it exists when force is applied on a body but the body does not move. अब हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। दूसरी ऑब्जर्वेशन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। ये सेल्फ एडजस्टिंग है, यानी कि आपने फोर्स अप्लाई किया, स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट हो गया, आपने फोर्स इंक्रीज किया, स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग। It is self-adjusting. That is, it is directly proportional to the applied force up to the limiting friction. सो बेटा हमने देखा ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स अप टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है। जो जो हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन जो पहले हमने डिस्कस किया सेल्फ एडजस्टिंग है, यानी कि हम जो अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ये तब तक होती है जब तक इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आती है। उस मैक्सिमम वैल्यू को बेटा हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स अप टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन तो इंक्रीज होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा, लेकिन इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है, उससे आगे ये इंक्रीज नहीं हो सकता है। बेटा जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, हाँ एक बात और, यहाँ जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स होता है। इट मीन्स मैथमेटिकली हमें पता है कि जब दो वेरिएबल्स से एक्स एंड वाई
when they are directly proportional to each other, then we know that graph between them is always a straight line. तो अगर Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स है तो Fs और अप्लाइड फोर्स के दरमियान जो ग्राफ बनेगा बेटा वो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कब तक होगी? अप टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो यहाँ हम लिखें ग्राफ बिटवीन Fs and applied force is a straight line. So जब हम ग्राफिकली फ्रिक्शन को स्टडी करेंगे इसी लेक्चर में इंशाल्लाह, तो हम देखेंगे Fs और अप्लाइड फोर्स के दरमियान जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है. तो अब लिमिटिंग और क्रिटिकल फ्रिक्शन, इसे हम डिनोट करते हैं Fc से. सो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ या हम लिखें इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अगर हम अपने अप्लाइड फोर्स को फिर इंक्रीज कर दें तो स्टैटिक फ्रिक्शन अब लिमिटिंग फ्रिक्शन से इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर नेचर में ऐसा होता तो जो हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होता जाता. तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई लिमिट नहीं होती तो बॉडी कभी मूव नहीं करती. तो लिहाजा नेचर ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू रखी जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं. इससे आगे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो सकते. तो लेकिन हमारी जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है. हम कोई भी फोर्स बॉडी को मूव करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन से आगे अप्लाइड फोर्स को बढ़ा देते हैं तो उस सूरत में बॉडी मोशन में आ जाती है. तो जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो उसके बाद जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है, एग्जिस्ट होता है, उसे हम बेटा काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं. तो यहाँ एक बात और, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है जैसा आपने जाना इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू के बाद all these observations are from the experimenters. So मैक्सिमम वैल्यू के बाद जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है इसकी वैल्यू स्लाइटली डिक्रीज होती है, स्लाइटली. फिर जो नया फ्रिक्शन एग्जिस्ट होता है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं. अभी आप इत्मीनान रखिए, आप ग्राफिकली देखोगे ये जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इनको हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. तो पहले हम काइनेटिक फ्रिक्शन पे आते हैं. काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन, it is denoted by Fk. It exists when a body, या और हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं, it exists when there is a relative motion, when there is a relative motion between two bodies in contact. So बेटा एक्चुअल मोशन जब बॉडी की होती है उस इंस्टेंट पे या उस ड्यूरेशन पे जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट होता है उसे हम
काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। हम यूं कह सकते हैं कि पहले हमने बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, बॉडी मूव नहीं हुई, तो जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट होता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होता जाता है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्रिटिकल फ्रिक्शन कहते हैं। क्रिटिकल फ्रिक्शन जब हम ओवरकम करते हैं या जब हम अपनी अप्लाइड फोर्स उससे आगे बढ़ा देते हैं तो फिर बॉडी मोशन में आती है, तो उस मोशन के बाद यानी ड्यूरिंग मोशन ऑफ द बॉडी जो फ्रिक्शन होता है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। वो काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट्स ड्यूरिंग द एक्चुअल मोशन ऑफ द बॉडी। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है एफ के एग्जिस्ट्स ड्यूरिंग द मोशन। सो इसकी वैल्यू जो बेटा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की, इट इज स्लाइटली लेस देन द क्रिटिकल फ्रिक्शन। क्रिटिकल फ्रिक्शन की से थोड़ी बहुत इसकी वैल्यू कम होती है और इसकी वैल्यू ड्यूरिंग द एंटायर मोशन ऑफ द बॉडी कांस्टेंट रहती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है और इसकी वैल्यू क्रिटिकल फ्रिक्शन से थोड़ी स्लाइटली कम होती है। तो अब हम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हम इसको ग्राफिकली भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। अब हम ग्राफ पे आते हैं हमारा लेक्चर कंप्लीट करने के। तो देखिए यहां हम ग्राफ ड्रा करेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज बेटा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस अलोंग हम दिखाएंगे अप्लाइड फोर्स। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आवर अप्लाइड फोर्स बेटा, अप्लाइड फोर्स, applied force, and this will be the direction of friction. ये this will indicate our friction. तो फ्रिक्शन के डिफरेंट जो हमने केसेस देखे या टाइप्स देखे उनको हम यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले जब when there is no applied force there is no friction, ये हमने पहले पढ़ा। तो यहाँ पर applied force 0 है एंड यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू भी 0 है। तो जो अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होता जाएगा फ्रिक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। बेटा दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है इट इज द ग्राफ बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स। जैसा कि हमने पहले देखा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, लेकिन हम इस लाइन को इन्फिनिटी तक नहीं ले जा सकते क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ये होता है लेकिन अप टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, तब तक ये स्ट्रेट लाइन होगी और उसके बाद जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद, उसके बाद उस फ्रिक्शन को हम बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन होगा ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ये जो वैल्यू होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। मैंने आपको बताया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जब थोड़ा डिक्रीज होता है तो उसके बाद बॉडी मोशन में आ जाती है। आप यूं कह सकते हैं एट लिमिटिंग फ्रिक्शन द बॉडी इज अबाउट टू मूव। एट लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिस पॉइंट पे लिमिटिंग फ्रिक्शन एग्जिस्ट होता है उस पॉइंट पे बॉडी मूव करने वाली होती है। यहां मैं लिखूं एट लिमिटिंग फ्रिक्शन, एट limiting friction the body is about to move। तो यहां हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइटली डिक्रीज होती है। इसके बाद बेटा हमारा जो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है जैसा मैंने आपको बताया। सो दिस इज, ये जो यहाँ पर वैल्यू है इसको अगर हम इस एक्सिस से दिखाएं तो बेटा ये हमारा ये पॉइंट जो होगा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को इंडिकेट करेगा। दिस पॉइंट विल डिनोट FC जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक है इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कह सकते हैं, FS। तो दिस इज आवर स्टैटिक फ्रिक्शन,
एस। तो बेटा ये जो है ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है जिसे हम एफ के से डिनोट करते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ये कांस्टेंट होता है। तो हम इसको थोड़ा रिपीट करें। पहले हम when there is no applied force there is no friction। फ्रिक्शन तब एग्जिस्ट होता है जब बॉडी पे फोर्स लगता है, और फ्रिक्शन जो होता है इट इज अपोजिंग फोर्स, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट। जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करने के लिए नेचर में जो फोर्स एग्जिस्ट होता है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन एग्जिस्ट होता है, उससे पहले फ्रिक्शन देयर इज नो फ्रिक्शन। पहले जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट होता है जब तक बॉडी रेस्ट में होती है लेकिन फोर्स अप्लाई हुआ होता है तो उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जो अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइटली जब डिक्रीज होती है तो बॉडी मोशन में आ जाती है। फिर ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट होता है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ये स्लाइटली लेस देन एफ के जो बेटा होता है एफ के इज स्लाइटली लेस देन एफ सी, यानी इसकी वैल्यू क्रिटिकल फ्रिक्शन से स्लाइटली कम होती है एंड एफ के इज कांस्टेंट। बेटा ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टैटिक फ्रिक्शन और इस काइनेटिक फ्रिक्शन की डेरिवेशंस पे आएंगे। ऑल द बेस्ट।